हेलो हेलो हेलो। और आपका स्वागत है शिक्षा मित्र की इस नई क्लास में। और आज हमारी इस क्लास का जिसमें सीक्रेट की हम एक सीरीज चला रहे हैं, पार्ट 5 आपके सामने आने वाला है। और ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे वही जहां पे हमने लास्ट क्लास को एंड किया था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जल्दी से पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो बेटा हम करीब और आगे और जी हाँ, कुछ यहाँ ये आज का पहला क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है हमसे, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो मार्क प्राइस है एक आर्टिकल का वो कितना है, वो ट्वाइस है। किससे ट्वाइस है? उसके कॉस्ट प्राइस से ट्वाइस है। ठीक है, तो अब अगर फॉर अ गेन ऑफ 15% द डिस्काउंट शुड बी, अब अगर जो गेन है वो 15% चाहिए तो डिस्काउंट कितना करना पड़ेगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से सुन लो। एक आर्टिकल था, उसका जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से दुगना रखा गया। अब अगर उस बेचने वाले को, दुकानदार को 15% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, 15% प्रॉफिट चाहिए, तो उसे कितना डिस्काउंट करना पड़ेगा? ठीक है, अब देखो, अब जरा मान लिया जाए कि जो सीपी था, जो सीपी था हमारे पास वो था 100। तो फिर जो हमारा मार्क प्राइस यहां पे हो जाना चाहिए, उसने क्या कर दिया भाई? उसने कर दिया ट्वाइस। ठीक है, उसने कर दिया ट्वाइस। तो अब हम ये कहते हैं कि भाई अब इस मार्क प्राइस पे आपको डिस्काउंट लगाना है। ठीक है, और डिस्काउंट इतना लगाया जाए कि जो प्रॉफिट है, कि जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो प्रॉफिट है वो 15% रह जाए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है ना, वो इसके रिस्पेक्ट में आने वाला है कि प्रॉफिट 15% चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट 15% चाहिए। अब एक चीज सोचो, अगर कॉस्ट प्राइस 100 थी और आपको 15% का प्रॉफिट चाहिए तो आपको उसे कितने पे सेल करना पड़ेगा? 115 पर। तो आपको 15% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर चीज 100 रुपए की है तो आपने उसे 115 में बेच दिया, आपको 15% प्रॉफिट हो गया। अच्छा, कहने का मतलब ये हुआ कि आपको सेलिंग प्राइस जो है वो 115 रखना पड़ेगा, जबकि जो मार्क्ड प्राइस है वो 200 है। बात समझ रहे हो? जो सेलिंग प्राइस है वो 115 रखना पड़ेगा, मार्क प्राइस 200 है। ठीक है, तो फिर यहाँ डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है? डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है? 85 रुपीज का डिफरेंस का क्रिएट हो रहा है, 85 रुपीज का। इसका मतलब उसने उस चीज पर 85 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा अगर वो 200 पे बेच रहा होगा। बात समझ में आती है? अब अगर ये डिस्काउंट की अमाउंट है, ठीक है, और 200 मार्क्ड प्राइस था, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर दें? इस वाले पार्ट को सॉल्व कर दें। तो बेटा यहां से आंसर आपको मिल जाएगा कितना? 42.5%। तो डी आपका आंसर है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुन लेना क्या। एक पर्सन था, एक दुकानदार था, उसने एक चीज 100 रुपए की ली और उस पर उसने 200 रुपए अंकित मूल्य लगा दिया कि भाई मैं 200 रुपए रखूंगा, इसका मूल्य लाया मैं 100 रुपए का हूं। और जब उसने उसको बेचा तो उसको सिर्फ 15% डिस्काउंट हो रहा था। तो उसने कितना डिस्काउंट? 15% प्रॉफिट हो रहा था, तो उसने उस पर कितना डिस्काउंट जो है वो बेचने पर दिया था। तो हमने क्या किया, इस तरह से हमने देखा कि भाई जो डिफरेंस आ रहा है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य और जो अंकित मूल्य है उसके बीच में, वो 85 रुपए का आ रहा है। ठीक है, और 85 रुपए को अगर 200 पे देखा जाए तो कितना बन जाता है? 42.5%। ठीक है, सही है। इतनी बस समझ में आती है। देखो क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा, इससे चीजें एक चीजें ही ऊपर नीचे करके आते हैं। कभी वो डिस्काउंट की बात कर देंगे, कभी वो प्रॉफिट की बात कर देंगे, कभी वो लॉस की बात कर देंगे। ठीक है ना? और दूसरी बात, जब भी आपको जो सीपी जो है वो नहीं दिया होता तो आप उसको हमेशा 100 लेके चलो। ठीक है, 100 लेके चलो और उसके ऊपर ही जो भी डिस्काउंट करना है, लॉस करना है, प्रॉफिट करना है, उसको लेके चलते रहेंगे। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सीपी दिया भी हो तब भी 100 लेके चलो। ठीक है, आंसर जल्दी आता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिर से इसी का ही है। आज ज्यादा क्वेश्चन जो है वो अभी आपको प्रॉफिट लॉस इसी से मिलने वाले, परसेंटेज से मिलने वाले, ऐसे वाले आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है
कि भाई एक पर्सन ए था, ठीक है, एक पर्सन ए था, उसने सेल करा बी को, क्या एक ट्यूब है, उसने बी को सेल करी, चलो कोई भी चीज को फर्क नहीं पड़ता, और जब उसने एक ए ने बी को सेल करी तो उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर बी ने उसको सी को सेल कर दिया, ऐसा करने पर सी को 25% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अभी देखते जाओ क्वेश्चन को जब करेंगे तब देखना वे क्या लेना है, ठीक है। अच्छा, अगर सी ने 225 पे करे, सी ने जब उसको बी से खरीदा तो उसने 225 रुपए उसने बी को दे दिए, तो अब ये बताओ कि ए ने उसके लिए क्या पे किया था, यानी कि ए का जो सीपी है वो कितना है, ए ने उससे कितने में खरीदा था, बिल्कुल शुरुआत में उसका प्राइस क्या था। तो देखो भाई कहानी कुछ इस तरह से है, ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया, ठीक है, बी ने सी को सेल किया। अब आगे सुनो, मैं मान लेता हूं वही 100 वाली कहानी, ए ने 100 में खरीदा था, ठीक है, जब उसने बी को सेल किया तो उसका प्रॉफिट 20% था। अब 100 लेने का फायदा यही होता है, 100 का 20% 20 होता है, तो जब इसने इसको 20% प्रॉफिट पे सेल किया तो बी को ये कितने का पड़ा, 120 का, सही है। अच्छा, फिर बी ने इसको सी को सेल कर दिया 25% प्रॉफिट पर। अब यहां पर क्वेश्चन में गलती हो सकती है, यहां पे क्वेश्चन में गलती हो सकती है, क्या गलती हो सकती है, हमने कहा 25%, आप इसी का 25% निकाल कर इसमें ऐड कर दो, यानी कि इसमें आप क्या कर दो, आप बोलो कि भाई 120 तो पहले से ही था, और 100 का 25% तो भाई 25 होता है, तो ये 145 का पड़ा होगा सी को। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब बी ने उसको 25% पे सेल किया तो अब हम जो सीपी है वो बी वाला देखने वाले हैं, अब हम जो सीपी है वो कौन सा देखा जाएगा, जो बी को पड़ा होगा। अब ए की बात नहीं आ रही है, जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है वो बी का दिया है, ए का नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो सीपी देखा जाएगा वो बी का देखा जाएगा, ए का नहीं देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर 120 का पड़ा है बी को, यानी कि बी का सीपी अगर हम कहें तो 120 है, तो अब जब इसने इसको सी को बेचा 25% प्रॉफिट पर, तो इसका 25% चाहिए, और 25% क्या होता है, 1/4, 1/4 मतलब कितना हो गया, 30, यानी कि बी ने जब इसे सी को बेचा तो 120 प्लस 30, यानी कि सी के लिए ये चीज 150 की थी, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखना, ये ए का सीपी है, जब ए ने बी को बेचा तो 120 का भी बेचा, ये बी का सीपी है, और जब बी ने सी को बेचा तो उसने उसको कितने का, 150 का बेचा, ये सी का सीपी है, ठीक है। अच्छा, सी का सीपी है, इसका मतलब यही तो हुआ कि सी को कितने रुपए देने पड़े, तो इसने क्या लिखा हुआ है कि सी ने 225 रुपए दिए, जो कि 150 है, ध्यान देना, सी को 225 पे करना पड़ा जो कि 150 है, ठीक है, जो कि 150 है। 150 क्या है, हम चाहें तो मैं उसके पैसे को 100 मान रहा हूं, उस हिसाब से 150 है, और ये एक्चुअल अमाउंट है, ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दो, अगर 150 टू 225 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा, ठीक है, या फिर 10 कितने के बराबर होगा, या फिर 1 कितने के बराबर होगा, ये तीन बात ध्यान रख लो, या तो हम निकालेंगे 1 कितने के इक्वल है, या हम निकालेंगे 10 कितने के इक्वल है, या हम निकालेंगे 100 कितने के इक्वल है। अगर 150 टू 25 के इक्वल है तो आप इन तीन में से एक चीज निकालो कि 1 कितने के इक्वल है, या फिर 10 कितने के इक्वल है, या फिर 100 कितने के इक्वल है, जो जल्दी मिल जाए। अब यहां पर देखकर मैं ये कहूं कि अगर मैं इसको 15 से डिवाइड दोनों तरफ कर दूं तो मुझे मिलेगा 10 जो है वो 15 के इक्वल है, सही है, तो 100 कितने के इक्वल हो जाएगा, 150 के। इसका मतलब ये हुआ कि ए को ये चीज कितने की पड़ी थी, 100 किसके इक्वल आ गया, 150 के। इसका मतलब ए का सीपी एक्चुअल में 150 रुपए है। इसने क्या पूछा, ए ने कितना पे किया, ए ने पे किया था 150 रुपीज, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को 100 के बेस पे लेके चलते हैं और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। सारा खेल जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन का है, हालांकि हम यहां पर अभी परसेंटेज कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। अगला सवाल कहता है, अब ये क्या है, टिपिकल से क्वेश्चन है जहां पर हम सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करते हैं, यानी कि क्रमिक छूट की बात करते हैं, पहले इतना कहा फिर इतना और कह दिया, ठीक है। ये कहता है कि भाई डिफरेंस बिटवीन टू
डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 35%, एक डिस्काउंट 35% का, और दूसरा डिस्काउंट है जो कि सक्सेसिव है, एक के बाद एक लगातार दिया हुआ डिस्काउंट है। पहले 20% दिया और फिर दोबारा से 20% दिया, तो इसका जो एक्चुअल डिस्काउंट निकलेगा वो, और जो ये हमें 35 दिया है इसके डिस्काउंट में कितने का डिफरेंस है, उसने कहा जो डिफरेंस है दोनों का वो है 22 रुपीज। दोनों का डिफरेंस कितना है? 22 रुपीज। तो बताओ कि बिल कितने का था। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट पे वो बिल कितने का बना होगा। ठीक है, अच्छा चलो इसकी बात बाद में करेंगे जरा कि बिल कितने का। पहले जरा हम ये बात समझते हैं कि अगर एक बार में कोई डिस्काउंट दिया 35% और उसी चीज पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 20 और 20% के, तो दोनों में से बड़ा कौन है? ठीक है, तो ये तो साफ साफ लिखा है 35%। इसकी बात करते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20। देखो मैं यहां पर 100 की कहानी सुना रहा हूं तो मैं 100 के अकॉर्डिंग चलूंगा। मान लो कि भाई शुरुआत में वो चीज 100 रुपए की थी। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर 20% डिस्काउंट कर दिया। अगर मैं इसमें 20% डिस्काउंट कर दूंगा 20 रुपए आएगा। चलो भाई, तो अब चीज कितने की होगी? 80 रुपए की होगी। फिर इस पे दोबारा से 20% डिस्काउंट कर दिया। अब आपको चाहिए कि भाई 80 का 20% कितना होता है। कहानी आप ऐसे करते हो, मैं कहता हूं कि भाई ऐसे मत करो। ठीक है, मैं कहता हूं कि ऐसे मत करो। आप ये सोचो कि 80 का 10% कितना होगा, सीधी सी बात है 8 होगा। तो 20% कितना होगा भाई? 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हमने 16 का डिस्काउंट और दे दिया। ठीक है, 16 का डिस्काउंट और दे दिया। अब ये कितना हो गया हमारे पास में? ये हो गया 64। ठीक है, और टोटल डिस्काउंट कितना हो गया भाई? पहले 20 रुपए कम हो गए, फिर 16 रुपए और कम हो गए, और ये कुल मिला के 36% हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि ये कंबाइंड डिस्काउंट जो आएगा वो 36% आएगा, जबकि पहले सिर्फ 35% का ही डिस्काउंट मिल रहा था। ठीक है, पहले सिर्फ 35% का ही डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ? जब दो लगातार क्रमिक सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए 20-20% के, तो एक्चुअल जो टोटल डिस्काउंट था वो 36% हो गया। अब देखो कौन सा अच्छा है भाई? ये वाला अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफरेंस कितना आ रहा है? इससे कहा कि भाई जो डिफरेंस है, भाई डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? हमारा डिफरेंस साफ साफ दिख गया, लो 1% आ रहा है, जो कि किसके इक्वल है? 22 के इक्वल है। अगर 1% 22 के इक्वल है तो 100% 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 2200 का बिल कितने का था? 2200 रुपए का था, जिसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया 20+20 का या फिर 35 का। दोनों का डिफरेंस 22 रुपए था, उस हिसाब से हमने कहानी करी। तो ये कहानी 100 की है। 100 पे लेके चलो, क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से चलता रहता है। ठीक है, अगला सवाल देखो आप। ठीक है, अगला सवाल देखो आप। थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट यही तो सारी बात है। जब आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई करोगे तभी एग्जाम में एक नया क्वेश्चन पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस आए, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज होता यह है, नया क्वेश्चन देखते हैं तो दिमाग में चार बातें नहीं आती हैं, और दिमाग जो है बोलता है नहीं हो सकता, सही हो सकता है गलत हो। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 liter of water is evaporated from 6 liter of a solution containing 5% salt. एक सोल्यूशन, उसमें नमक मिला हुआ है। ठीक है, और उसमें जो क्वांटिटी है सॉल्ट की वो सिर्फ 5% है। अगर हमारे पास 100 ग्राम पानी है तो उसके अंदर 5 ग्राम नमक है। 1 लीटर पानी है तो उसके अंदर 50 ml नमक है। ठीक है, 5%। लेकिन अब हुआ क्या कि जो 1 लीटर ऑफ वाटर था वो क्या हुआ? वो इवेपोरेट हो गया। पहले हमारे पास सब मिला के 6 लीटर क्या है? 6 लीटर वाटर है, जिसमें से 1 लीटर जो है वो इवेपोरेट हो गया। ठीक है, इसमें से 1 लीटर जो है वो इवेपोरेट हो गया। अब आप ये बताओ कि जो अब बचा हुआ पानी है उसमें सॉल्ट की परसेंटेज कितनी है? तो पहले तो यही बात समझ में आनी चाहिए कि जब वाटर इवेपोरेट करता है ना बेटा, तो नमक कहीं नहीं जाता, नमक सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाता है। यानी कि नमक की क्वांटिटी जितनी पहले थी उतनी ही अब रहेगी। अब यही बात ध्यान रखना, क्या कहा मैंने? नमक की, सॉल्ट की जो क्वांटिटी होगी, जितनी इवेपोरेशन से पहले थी उतनी ही इवेपोरेशन के बाद रहेगी।
जितनी भी वाष्पीकरण से पहले थी उतनी वाष्पीकरण के बाद रहेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि भाई 5% सॉल्ट है, ठीक है, 5% सॉल्ट है, तो 6 लीटर है मेरे पास। 6 लीटर का 5% निकालने जाएं अगर, ठीक है, लीटर है तो एक काम कर लेते हैं, लीटर है तो एक काम यहाँ पे अगर कर लें क्या, या फिर नहीं करते, इसको ऐसा रखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, 30/100 या फिर 0.3 लीटर, इतना सॉल्ट है, ठीक है, इतना हम सॉल्ट लेकर चल रहे हैं अभी। सही है यहाँ तक की बात है? अच्छा, क्या हुआ जब पानी इवेपोरेट कर गया, अब कितना बचा? अब बचा सिर्फ 5 लीटर। तो ये जो सॉल्ट बचा, अब ये कितने लीटर के अंदर आ गया? अब ये 5 लीटर के अंदर आ गया, यानी कि अब जो परसेंटेज निकलेगी वो 5 लीटर के हिसाब से निकलेगी। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि भाई इसको पहले ऐसे लिख लो, डेसिमल हटा के 10 लगा दो, और देखो आपके सामने कुछ इजी काम हो जाएंगे। ये बन जाता है 6%, ठीक है, ये बन जाता है 6%। क्या ध्यान रखना है, मेन बात क्या ध्यान रखनी है? बात हमें यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि इवेपोरेशन के बाद और इवेपोरेशन से पहले अमाउंट ऑफ सॉल्ट बराबर रहेगा, ठीक है। इवेपोरेशन से पहले जो क्वांटिटी थी वो 6 लीटर थी, बाद में 5 लीटर थी, लेकिन सॉल्ट तो उतना ही था ना, कितना? 0.3, बस सॉल्ट उतना ही था। तो हमने 0.3 का 5 लीटर पे निकाला, तो आंसर आया 6%, ठीक है। चलिए आगे फिर, ओके, अगला सवाल। क्वेश्चन कहता है, ऑफ 1,000 inhabitants इन अ टाउन, एक टाउन है, वहां पर 1000 लोग रहते हैं, उसमें से 60% आर मेल, उसमें 60% मेल, ठीक है, और उस 60% में से 20% लिटरेट है। ध्यान रहे, इसने बोला है क्या, 60% आर मेल ऑफ whom। अब ये वर्ड जो है वो कंफ्यूज कर सकता है। कई बच्चे क्या करेंगे, ये 20% जो है वो इसको 1000 से ही रिलेट कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये 20% इस 60% का है, पहले 60% निकालो, फिर उसका 20% निकालना, वो लिटरेट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये क्या कह रहा है, इफ ऑल द इनहेबिटेंट्स, इफ ऑफ ऑल द इनहेबिटेंट 20%, 25% लिटरेट। अच्छा, अब अगर सारे में से सिर्फ 25% जो है वो लिटरेट है, तो बताओ कितने फीमेल्स लिटरेट, ठीक है। चलो अब फिर से कहानी पे आते हैं, जरा ये हटाते हैं यहां से, ठीक है। चलो भाई, टोटल थे कितने लोग, टोटल इनहेबिटेंट रहने वाले 1000 है, इसका 60% मेल है, तो भाई जो इसने मेल्स कह दिए वो कितने हो गए, 600 हो गए, निकाल दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, 600 हो गए। अब इस 600 का 20% कितना है, ठीक है, इस 600 का 20% कितना है, तो भाई फिर देखो वही 100 वाला खेल खेलते हैं, ठीक है। इसका 10% कितना जाएगा, अगर मैं 10% की बात सोचूं तो आएगा 60, तो 20% कितना हो गया, 120। तो 120 मेल्स जो है वो लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, बट उसने ये भी कहा था कि टोटल का 25%, टोटल का 25%, ठीक है। तो भाई ये भी निकाल लो, ये कितना जाएगा, 250, ये भी लिटरेट है, लेकिन ये टोटल है, इसके अंदर मेल प्लस फीमेल दोनों का नंबर है, और ये 120 जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल है। तो अगर कल को फीमेल निकालना हो कि कितने फीमेल लिटरेट हो, क्या करें भाई, माइनस कर दो, कितना आ गया, 130, ठीक है। तो 130 जो फीमेल्स हैं वो लिटरेट है। अब सवाल ये पूछा गया, देन व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल्स ऑफ द टाउन आर लिटरेट, कितनी परसेंट फीमेल जो है वो लिटरेट हैं। अब देखो, अब यहां पे फिर से एक कैच है क्वेश्चन का, टोटल फीमेल कितनी है भाई, अगर 600 मेल हो गए तो सीधी सी बात है 400 फीमेल होंगी। अब इन 400 में से 130 क्या है, लिटरेट है, तो 130 का रेशो 400 में निकालना है, ठीक है, 400 में निकालना है, कितना बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 30, 31, 32.5,
5। ठीक है, क्वेश्चन में गलती करने के कई सारे चांसेस हैं। पहला चांस ये हो सकता है कि आप ये 20% जो है ना, ये टोटल पे ले लो। ठीक है, दूसरा जो सवाल में पूछा गया आंसर के अंदर कि फीमेल का रेशियो कितना है, लिटरेट फीमेल का रेशियो कितना है, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि भाई 130 आया था, इसे टोटल पे निकाल दो 1000 पे। नहीं, फीमेल्स के अंदर ही, फीमेल्स को बेसिस लेकर ही परसेंटेज ऑफ लिटरेट फीमेल निकालनी है, ओवरऑल नहीं निकालनी है। ठीक है, सही है। उम्मीद है समझ में आया होगा, जो बातें कही हैं उनको याद भी रखोगे। ठीक है, एग्जाम भी तो पास करना है, सिर्फ यहाँ पे वीडियो थोड़ी ना देखनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब क्या है भाई, स्कूटर वाले आ गए अब तो, है ना, चलो इसे भी चला लेते हैं फिर। तो क्या कहता है क्वेश्चन, द स्कूटर कॉस्ट ₹25,000। एक स्कूटर है, 25,000 रुपए का है, यानी कौन सा है, चलो। अच्छा, जब वो नया था, चलो चलो ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा। तो हो क्या रहा है लेकिन, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के आखिरी में जो वैल्यू है वो सिर्फ 80% रह जाती है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, हर साल 20% वैल्यू गिर गिर जाती है अपने आप ही। ठीक है, एक साल शुरुआत में मान लिया जाए, शुरुआत में मान लिया जाए कि भाई 10,000 का था, तो उसके अगले साल अपने आप 8,000 का हो जाएगा। चाहे तुम उसमें कुछ भी मत करो, खड़ा रहेगा ऐसे कैसे, लेकिन हो जाएगा 8,000 रुपए का। चाहे चला लो, चाहे खड़ा रख लो, लेकिन उसकी वैल्यू गिरेगी। क्या बोलते हैं इसे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा, हर साल वैल्यू 20% कम यानी कि 80% ही रह जाती है ऑफ व्हाट इट वाज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो फिर 3 साल बाद स्कूटर की कीमत कितनी रह जाएगी। ठीक है, स्कूटर की कीमत कितनी रह जाएगी। तो देखो भाई, मैं क्या कहता हूं, अभी कीमत है 25,000 रुपए। अब एक साल बाद क्या होगा, अब एक साल बाद कीमत 80% रह जाएगी, तो कितनी परसेंट कम हो गई, 20% कम हो गई। अब फिर से वही बात, इधर देखो जरा, इसके अंदर 10% कितना होगा, आप बोलोगे सर 250 रुपए होगा, 2,500 रुपए होगा, तो 20% कितना हो गया, 5,000 रुपए हो गया। तो पहले साल में 5,000 रुपए कम हो गए। फिर से सुनो, जब हम बात कर रहे हैं 25,000 की, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, एक जीरो कम कर दो, ये इसका 10% हो गया। हमें कितना कम करना है, हमें 20% कम करना है। तो कुल मिला के कितने रुपए कम हो गए भाई, 5,000 रुपए कम हो गए। तो कितने का रह गया स्कूटर, अब रह गया 20,000 रुपए का। अब एक साल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे साल को कंप्लीट करने के लिए, अब कीमत 20,000 रुपए है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या आ रही है कि अब जो 20% कम होगा वो इस 20,000 के हिसाब से कम होगा, अब 25,000 पे नहीं चलेगा। ठीक है, अब 20,000 से कम होगा और इसका 20% निकालना और जरा आसान हो जाएगा। भाई 20,000 का 10%, फिर एक जीरो कम कर दो तो बचेगा 2,000। तो 2 साल के लिए कितना हो गया, सॉरी 20% के लिए कितना हो गया, 4,000। लो भाई, अब ये 4,000 और कम हो गए। जब 4,000 और कम हो गए तो ये चीज अब बचती है 16,000 रुपए की। ठीक है भाई, 2 साल कंप्लीट हो गए। ठीक है, 2 साल कंप्लीट हो गए, ये पूरा चल रहा है ऐसे करके। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, अब तीसरे साल की बात करते हैं। अब फिर से 16,000 पे 20% लेस करो, फिर से 16,000 पे 20% लेस करो। अच्छा, इसका मतलब भाई 16,000 ले लिया, 10% 1,600 हो गया, तो 20% इसमें फिर से ऐड कर दो, तो 3,200 रुपए हो गए। यानी कि अब जो कॉस्ट आएगी वो 3,200 सब्ट्रैक्ट करके आएगी, तो कितनी आ जाएगी, सॉरी सॉरी, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये 12,800 रुपए। ठीक है, हमने हर बार 20 20 20 20 कम कर दे गए। ठीक है, इसको हमने 20 20 20 कम कर दिया, या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, 20 20 20 20 का। ठीक है, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते थे, मैं इसको 100 के तरीके से भी सॉल्व करके दिखा सकता था। ठीक है ना, बट अभी जो चल रहा है बढ़िया। चल, अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन जो है वो भर भर के कैसे आने वाले हैं, परसेंटेज पे आने वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज परसेंटेज। चलिए, क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन बोल रहा है 35% ऑफ अ नंबर, एक नंबर है, उसका 35% इज 75% ऑफ द अनदर नंबर।
एक नंबर का 35% जो अगर निकाला जाए तो किसी और नंबर के 75% के बराबर होता है। तो बताओ कि दोनों का रेशो कितना है, दोनों नंबर्स का रेशो कितना है। तो देखो भाई, एक नंबर हमने ले लिया x और एक नंबर ले लिया हमने y। x का 35% जो है वो y के 75% के बराबर है। इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट किया जाए तो ऐसे लिखोगे भाई आप, है ना। और कोई तरीका तो नहीं लेने वाले हो, नहीं हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं तो ऐसे कर रहा हूं। तो अभी इस पे ध्यान दो। तो भाई ये कट गया और हम काटें क्या, तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 15 आएगा। ये पूछता है कि उन दोनों का फर्स्ट का सेकंड का रेशियो कितना है। तो मुझे निकालना है x अपॉन वाई। तो इधर क्या रह गया था, देखो भाई इधर मेरे पास आ गया था 7x इज इक्वल टू 15y। तो अगर x अपॉन वाई निकालना है तो ये जाएगा 15 अपॉन 7। Then what is the ratio between the first and second number? सॉरी सॉरी, गलती हो गई ना, ये टू नहीं पढ़ा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक बस ये काम कर दो, यहाँ टू से मल्टीप्लाई, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ऐसा कर दो। इसने कहा कि 35% ऑफ अ नंबर इज टू टाइम्स 75% ऑफ अ नंबर। ये इस नंबर का टू टाइम्स है, तो यहाँ पे हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर भी हमारे पास एक टू रहेगा, तो यहाँ भी मेरे पास एक टू रहेगा, तो यहाँ पे एक टू रहेगा, तो ये बन जाएगा 30/7। ठीक है। लो अभी भी आंसर नहीं आ रहा। कुछ गलत किया है क्या। नहीं सही है, यहाँ पे गलती होगी। ये बी वाला करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, बी वाला करेक्ट आंसर होना चाहिए। 35% ऑफ अ नंबर इज टू टाइम्स। ठीक है, यही है। ये ऑप्शन थोड़ा गलत है but तो हमने इसको ठीक कर लिया, आंसर 30/7। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्या कहता है क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 25% एंड डिक्रीज बाय 30% इज 22। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना कि हमारे पास एक नंबर था और हमने इस नंबर में क्या किया, 25% इंक्रीज कर दिया और वैल्यू निकाल दी। फिर 30% डिक्रीज करा उसी नंबर में से, फिर वैल्यू निकाल दी। तो मालूम पड़ा दोनों का डिफरेंस जो था वो 22 था। ठीक है, सुनो फिर से। भाई कोई चीज है, मान लो वही 100 वाला खेल, ठीक है, मान लिया भाई 100 है। जब इसकी वैल्यू 25% इंक्रीज कर देंगे तो ये 125 का हो जाएगा। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे 30% तो ये 70 का हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, यहां से यहां देखा जाए भाई, ये आ रहा है 55। ठीक है, और एक्चुअली में ये डिस्टेंस किसके इक्वल दे रखा है भाई, ये डिस्टेंस दे रखा है 22 के इक्वल। ये 55 का डिफरेंस जो मेरे 100 के बेसिस पे आ रहा है वो किसके इक्वल है, 22 के इक्वल है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये किसके इक्वल, 22 के इक्वल है। अब मैंने क्या कहा था, जिसको आपने सपोज कर रखा होता है, यानी कि ये, इसको 1, 10 या 100 पे ले आओ। अब इस वाले केस में से 5 पे लेके आ रहा हूं। ठीक है, कैसे भाई, 11 से डिवाइड कर दो। इसको मतलब 5 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। 5 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो फिर यहां पर अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 किसके बराबर आ जाएगा, 40 के बराबर। यानी कि वो नंबर क्या था, वो नंबर 40 था। इसलिए क्या पूछा है, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, कि मूल संख्या क्या रही होगी। तो भाई मूल संख्या थी 40। ठीक है, फिर सुन लो, जो हमने सपोज किया था वो एक्चुअली में किसके इक्वल है। भाई जो हमने सपोज किया था वो एक्चुअली में किसके इक्वल है। ठीक है, तो जिसको सपोज किया है उसे 100 क्रिएट करो। ऐसा करने में जो एक्चुअल वैल्यू है जितनी भी आएगी वो आंसर बन जाएगा हमारे लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहने के लिए मेंसुरेशन से दिखाई पड़ रहा है बट इसमें परसेंटेज का पार्ट जो है वो ऐड करा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैज इंक्रीज। ठीक है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैज इंक्रीज बाय 20%। एक रेडियस था सर्कल का, उसको 20% इंक्रीज कर दिया, तो फिर उसके एरिया में कितना इंक्रीज आएगा। ध्यान रखना कितना इंक्रीज आएगा ये पूछा है, कितना एरिया हो जाएगा ये नहीं पूछा है। इस बात पे ध्यान देना हर क्वेश्चन के अंदर अपने। ठीक है, चलिए
मान लिया कि पहले रेडियस था 100। अच्छा मैं ये चलने वाला हूं, ठीक है 100। अगर 20% इंक्रीज कर दिया तो बेटा ये 120 हो जाएगा। प्लस हमने क्या कर दिया, प्लस हमने 20% कर दिया, 120 हो गया। ठीक है, अब सुनो, जब एरिया निकालने जाते हैं तो पाई आर स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अच्छा तो पाई को छोड़ो, यहाँ पे 100 का स्क्वायर करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 10,000। बट अगर यहीं पर अगर देखा जाए, अगर यहीं पे देखा जाए, अगर मैं यहाँ एरिया निकालने जाऊं तो मैं यहाँ पे 120 का स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1440। अब देखो इंक्रीज कितना है, पहले था 10,000 अब हो गया 14,400। तो कितना इंक्रीज हो गया भाई, कितना इंक्रीज हो गया, कुछ इतना इंक्रीज दिखा रहा है ये। परसेंटेज में निकालना है ना, परसेंटेज में निकालना है तो अपॉन में 10,000 इंटू में 100। भाई ये आपको आंसर दे देगा 44%। क्या दे देगा, 44%। ठीक है, चल देखो, मैं क्वेश्चन को लगातार एक तरीके से करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके पास इस तरह के हर क्वेश्चन को करने का एक सिंगल तरीका हो। और इससे होता क्या है, इससे आपको कंफ्यूजन कम होती है। जब क्वेश्चन को एक वे से ही करना शुरू कर दोगे तो आपको उस वे के जो मेथड्स होते हैं ना वो दिमाग में छप जाते हैं। कई बार तो ऐसा होगा कि आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। भाई अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता तो मैं सोचता कि अच्छा भाई 100 था तो 20 बढ़ के 112 120 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करूंगा 10,000 आएगा, तो 12 का 120 का स्क्वायर 144, तो फिर कितना बढ़ गया, 44 बढ़ गया, 44 100 बढ़ गया, 100 मतलब क्या 44%। नहीं करना पड़ेगा। अगर बात दिमाग में ये बैठ जाती है एक मेथड को बार बार करने से तो फिर आपको पेन चलाने की जो जरूरत है ना वो बहुत कम होती है। और जितना कम पेन और जितना ज्यादा दिमाग चलता है उतनी जल्दी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और उतनी जल्दी आपकी जो सीट है ना वो पक्की हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है क्वेश्चन में, अब क्या हो रहा है कि भाई एक डीलर है, उसने क्या किया, होशियार इंसान था, उसने अपने गुड्स का प्राइस 20% अबव कॉस्ट प्राइस रख दिया। अब देखो अगर मेरी बातें दिमाग में बैठ गई होंगी तो दिमाग में ये दिखाई पड़ना शुरू हो गया हो। भाई मैं तो जानता हूं अगर बातें समझी होंगी तो ये दिख रहा होगा। 20% बढ़ाया तो 100 का था 120 में उसने उसको मार्क कर दिया कि भाई ये इस पे लिखा हुआ है। इसके बाद वो उस पे क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है कुछ डिस्काउंट, लेकिन फिर भी 8% का प्रॉफिट कर रहा है। अच्छा तो 100 रुपए का लाया था, 8% प्रॉफिट कर रहा है तो 108 का बेचा होगा। अब आपको डिफरेंस दिख रहा है साफ साफ। डिफरेंस कितने का दिख रहा है भाई, 12 का दिख रहा है। तो उसने 12 रुपए का डिफरेंस दिया, हाँ उसने 12 रुपए का डिफरेंस दिया। ठीक है, तो उसने 12 रुपए का, सॉरी थोड़ी सी बात गलत बोल दी, उसने 12 रुपए का डिफरेंस दिया तो वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। उसने मार्क किया 120 पर बट सेल किया 108 पर। अंकित मूल्य 120 है लेकिन बेचने वाला विक्रय मूल्य 108 है, तो 12 रुपए का डिस्काउंट हो गया ना। अब ये 12 का डिस्काउंट उसने दिया होगा किस पे दिया होगा, ऑब्वियसली मार्क्ड प्राइस पे दिया होगा, अंकित मूल्य पे दिया होगा। और ये दिखाई पड़ रहा है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 10% आएगा। ठीक है, 120 में 12 10% होता है। लो खत्म क्वेश्चन। ठीक है, क्या करा, कुछ भी तो नहीं करा। पे आते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज और प्रॉफिट से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो टॉपिक मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन रखे गए थे आज। ठीक है ना, ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, करेक्ट नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। पहला स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है कि ऑल ट्रायंगल कैन हैव ऑल इट्स एंगल एक्यूट। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई किसी ट्रायंगल के अंदर क्या सारे एंगल एक्यूट हो सकते हैं, क्या सारे एंगल एक्यूट हो सकते हैं। हाँ हो सकता है, अगर ट्रायंगल के अंदर सब 60 60 और 60 के हो तो पॉसिबल है ना भाई, 180 हो जाता है, एक्यूट हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। ठीक है, दूसरे पे आओ।
सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बिल्कुल सही बात है। और इस चीज पर, इस कॉन्सेप्ट पर हमने क्वेश्चंस करे हैं अपनी थर्ड क्लास के अंदर, जहां जो हमारी ज्योमेट्री वाली क्लास थी स्पेशल, उसमें हमने इस चीज के ऊपर क्वेश्चंस करे हैं। मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन करे हैं हमने इस चीज के ऊपर, जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। तो दोबारा से आ सकते हैं, चाहे ऐसे आए चाहे किसी क्वेश्चन की फॉर्म में आए, बट एक कॉन्सेप्ट काफी बार आया है और फिर से आ सकता है कि किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड्स की लेंथ का सम हमेशा थर्ड साइड की लेंथ से ज्यादा होता है। देखो, कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई भी ट्राइंगल है मेरे पास, ध्यान देना, अगर कोई भी ट्राइंगल है मेरे पास, आपने नाम लिख लिया इसका एबीसी, ठीक है, तो अगर मैं ये 2 साइड ले लूं, यानी कि मैं अगर ए बी और बी सी ले लूं, तो इनका सम जो होगा वो हमेशा एसी से बड़ा आएगा। ठीक है, किसी भी 2 साइड्स का सम थर्ड साइड की लेंथ से बड़ा आता है। तो अगर मैं ये कह दूं कल को कि ए सी प्लस बी सी जो है ग्रेटर ए बी से, तो ये भी सत्य होगा। ठीक है, एक बात और सुन लो, अगर इतनी बात सुन ली है, अगर कोई भी 2 साइड्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, मान लो मैंने ए बी में से माइनस कर दिया बी सी को, तो ये हमेशा छोटा रहेगा थर्ड साइड से। एक फैक्ट ये है, एक फैक्ट ये है, सम बड़ा आता है, डिफरेंस छोटा आता है थर्ड साइड से। ठीक है, अब आगे सुनो। तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया, भाई ग्रेटर होता है। थर्ड पे आते हैं, अ ट्राइंगल कैन हैव ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, बेटा ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है। ठीक है, अब किसी भी ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 से ग्रेटर हो सकता है, बट 2 एंगल 90 से ग्रेटर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपका ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं होगा। एक एंगल 90 से ऊपर अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दो अगर 90 से ऊपर हुआ तो सम 180 से ऊपर अपने आप चला जाएगा, थर्ड को तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो बस एक फोर्थ ही बच जाता है जो गलत हो सकता है। पढ़ लेते हैं, सम ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल। अच्छा, सम ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल। कोई भी 2 एंगल का सम करा जाए तो वो ग्रेटर होगा थर्ड एंगल के। बात तो ये भी सही है, कोई भी 2 एंगल लेंगे तो थर्ड एंगल से बड़ा आएगा, लेकिन कई केसेस में ऐसा नहीं होता। मान लो भाई मैंने एक एंगल 15 ले लिया, एक एंगल 10 ले लिया, ठीक है, तो अगला एंगल कितना होगा, ये 25 हो गए, तो अगला एंगल 155 का होगा। अब इसका सम इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज ग्रेटर देन थर्ड एंगल, ये हर बार ट्रू नहीं है। बाकी तीनों बातें हर बार ट्रू हैं, बट ये हर बार ट्रू नहीं है। ठीक है, देन द आंसर इज डी, द करेक्ट ऑप्शन इज डी। यही जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से आज। अच्छा, अभी और क्वेश्चन है हमारे पास, गुड गुड गुड। चलिए, अब क्या करते हैं, अच्छा अच्छा फिर से आ गया प्रॉफिट लॉस, अरे वाह क्या बात है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन आए ही जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस वाले हैं। आज 100 वाला कॉन्सेप्ट सीख कर ही जाओगे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एक पर्सन है, क्या करा उसने, अपने जो गुड्स थे उसको 30% अबव कॉस्ट प्राइस कर दिया। देखो, अब दिमाग में बात बन रही होगी, फिर से सुन लो। 100 था, 130 हो गया, ठीक है, 30% ऊपर। उसके बाद उसने बोला कि भाई 20% डिस्काउंट दे दो। अब अगर वो 130 पे 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो फिर वही बात है, 130 का 10% कितना, 13, तो 20% कितना, 26। उसने 130 पर 20% का डिस्काउंट दिया, तो कितने का बेचा, 104 का। ठीक है, 104 का, क्योंकि डिस्काउंट कितना, 26 रुपए का हो गया, जो कि कितना है, 20% है। कैसे निकाला, ये रहा, 130 का पहले 10% निकाला और डबल करके 20% कर दिया फटाफट। ठीक है, चलो, कितने का बेचा, 104 का। अच्छा, तो उसका गेन या लॉस कितना है, अरे दिख रहा है साफ साफ, 100 की खरीदी, 104 की बेची, 4% का प्रॉफिट कमाया और अगला क्वेश्चन लगाया। अगला क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट आ गया, है ना, एकदम से मजा आ जाता है फिर एकदम से, जो नया क्वेश्चन चला है हमारे सामने, है ना, कर कुछ रहे थे, होने कुछ और लग गया। क्वेश्चन कहता है कि भाई अगर x की पावर a स्क्वायर है और x की पावर b स्क्वायर है, जो कि इक्वल है x की पावर 12 के, और क्वेश्चन कहता है कि अगर a माइनस बी जो है वो 3 है, तो बताओ a प्लस बी क्या होगा। ये अपना आंसर निकाल देंगे, कोई बात नहीं, कैसे निकलेगा, लेकिन देखो पावर क्या हो रही है, ये क्या है, डिवाइड हो रहा है, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। अच्छा, माइनस हो जाएंगी, तो मैं ऐसे लिख दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है,
देखो बेटा, ये क्वेश्चन कहां से आ गया? ये क्वेश्चन आ गया एक्सपोनेंट इन पावर से। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया एक्सपोनेंट पावर से डालने के लिए। क्यों क्यों इसको यहाँ डाला गया? ताकि एक नया टॉपिक जो है दिमाग में हम आपके बैठा दें पहले ही। ठीक है, अच्छा, तो अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, पावर कंपेयर कर लेते हैं। अगर पावर कंपेयर कर ली तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है 12 के। अब इसे ब्रेक कर लो, ये तो आइडेंटिटी हो गई, तो ए प्लस बी में ब्रेक होता है और ए माइनस बी में ब्रेक होता है। अब आप बोलोगे सर 12 से कैसे कंपेयर कर दोगे इसको आप? मैं कहूंगा क्यों, कौन कह रहा है प्लस कंपेयर करने के लिए? ऐसा करते हैं कि भाई यहां पर ना ए माइनस बी की वैल्यू डाल देते हैं, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा? देखो, इनटू में 3 वैल्यू है, तो ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4। लो, खत्म। अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल ज्योमेट्री से आ गया, फिर टॉपिक चेंज है। आज तो मजा एकदम बढ़िया आने वाला है, मजा है। चलो भाई और देखते हैं। वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 100। एक एंगल 100 है। देखो ये वही एग्जांपल आ गया कि एक एंगल ऑब्ट्यूज है, 90 से ज्यादा है। देन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज। देन द एंगल, सॉरी मैंने गलत पढ़ गया, फिर से पढ़ते हैं इसको। Then the angle between the bisectors of the remaining two angles of the triangle। देखो पहले जरा कहानी समझ लो। एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका एक एंगल, मान लो कि भाई ये वाला एंगल ये 100 है। ठीक है, ये 100 है। बाकी दो जो एंगल बच गए, उनके एंगल बाइसेक्टर्स अगर ले लिए जाएं तो उनके बीच का एंगल, ये कह रहा है द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द रिमेनिंग एंगल, ये हमें फाइंड करना है। मान लो भाई ये एक्स है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब जरा बात ध्यान से सुनना, लिखेंगे कम, काम करेंगे ज्यादा। अगर ये 100 हो गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर, ध्यान रखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर कितना होना चाहिए बेटा? 80 होना चाहिए। ठीक है, 80 होना चाहिए। अगर ये दोनों मिला के 80 हैं, इसने कहा बाइसेक्टर हो गया ना, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इतना और इतना, इसका भी तो आधा होना चाहिए। कितना आ गया? 40। क्या कहा मैंने? जब बाइसेक्टर कर रहे हैं तो एंगल का हाफ कर रहे हैं, जब बाइसेक्टर कर रहे हैं तो एंगल का हाफ कर रहे हैं। अगर ये पूरे पूरे एंगल 80 के हैं तो आधे आधे एंगल का सम कितना निकलना चाहिए? 40 निकलना चाहिए। अब अगर ये दोनों एंगल मिलाकर 40 के हैं तो ये कितने का बच गया? आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगे सर 140 का बच गया। ठीक है, मेरे ख्याल से। हाँ चलो, अभी ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ गलती हो जाती है। ये कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, और बात एचसीएफ और एलसीएम की हो रही है। ठीक है, ये कहता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 108। ये हमसे ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई दो नंबर हमें दे दी जाए और उनका एचसीएफ और एलसीएम 12 और 108 हो जाए? तो तरीका ये है, हमेशा ध्यान रखना कि जो एलसीएम है वो हमेशा डिविजिबल होता है एचसीएफ से। एलसीएम जो है हमेशा डिविजिबल होता है एचसीएफ से। अगर नहीं हो रहा तो गलती है, वो एलसीएम एचसीएफ सेम दो नंबर के नहीं है, कुछ गलत हुआ है। ठीक है, अब बस इस बात को ध्यान रखो और चेक करो, क्या 108 से 12 से डिवाइड होगा? हाँ बिल्कुल होता है, 9 टाइम्स होता है। अब यहां देखो, सेकंड वाले में 25 और 180 लो पकड़ा गया, बिकॉज 180 20 डिवाइड नहीं होगा, तो ये अपना आंसर होना चाहिए। बट आगे चेक कर लेते हैं, ये है 28 और ये है 196, डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा भाई, ये 14 का स्क्वायर है, ये 2, ये 14 टूजा होता है, तो कटेगा कटेगा। अच्छा 196, अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ लास्ट 15 और 210 डिवाइड कर तो 15 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? कितनी बार कटेगा? 14 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा आंसर है बी, दैट इज इट इज नॉट ट्रू दैट 25 and 180 are the HCF and the LCM of the two given numbers respectively। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारे सामने जो आ रहा है बेटा, वो क्या कहता है, एक मिनट रुको जरा। हाँ जी, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम। चलो भाई, अब तो हम मतलब कहानी शुरू हो गई है, मेंस्ट्रुएशन आ रही है। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज 188। ठीक है, पेरीमीटर दे रखा है, कोई बात नहीं, डरते थोड़ा ना इससे हम कोई। और एरिया 1625 मीटर स्क्वायर दे रखा है। साथ साथ कहा गया द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस और इज 25 सेंटीमीटर। तो बताओ कि सम ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स क्या है? तो भाई देखो, ये अपना ट्रेपीजियम, ठीक है, इसका पेरीमीटर 188, इसका एरिया 1625। इसके अलावा जो बात बोली गई कि जो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है, इसको हम प्यार से एच बोलते हैं, ठीक है, और ये है 25। तो बताओ कि, मैं जरा हाईलाइट कर दूं, बताओ कि नॉन पैरेलल साइड्स का सम कितना है? ठीक है, अगर हम पैरेलल साइड्स को ए बी मान लें तो, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली ए बी मानते हैं, इसलिए ए बी रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए ए बी रखा हुआ है। अच्छा, देखो, जब हम एरिया की बात करते हैं फॉर अ पेरीमीटर, देन होता क्या है? ये होता है हाफ इनटू में हाइट इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज 1625। इसका मतलब 1/2 आपको हाइट गिवन है 25 इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इज 1625। तो मैं कहता हूं यहां से जस्ट ए प्लस बी निकालना, ठीक है, कुछ ऐसे करके, ठीक है, कुछ ऐसे करके यहां से ए प्लस बी निकाल लो तो क्या निकल आएगा? देख लेते हैं एक बार कैसे क्या निकल आएगा। भाई 25 से काट रहे हैं, 6 बार कट जाएगा, बचेगा 12, तो 5 बार कट जाएगा। तो ये आ गया 130, ये आ गया 130। एक बार चेक कर लो जरा, 150 और 12 25, ठीक है, बिल्कुल सही, 130 आ गया। ये क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड है। अब ये पेरीमीटर कह रहा था, मैं एक छोटा सा काम कर दूं सर, नॉन पैरेलल साइड को एक्स और वाई मान लेना। तो एक बार ध्यान से देखना, भाई ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई, ये क्या होगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है? 88। बट बेटा ये तो हम निकाल चुके, ठीक है, तो x प्लस वाई निकालने के लिए यहां पर अगर 130 पुट कर दिया जाए और ये 188 के इक्वल कर दिया जाए, तो x प्लस वाई निकालना मेरे ख्याल से सबसे आसान काम हो जाएगा। तो बता दो आंसर क्या है यहां पर, कितना बच जाएगा? बोलो भाई, 0 और 558। ठीक है, इजी था, नॉर्मल था। चलिए, अब फिर से क्वेश्चन आता है मेरे पास। अब क्या है? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था, ठीक है। पेरीमीटर फॉर रोम्बस इज 400 मीटर। देखो, पेरीमीटर का मतलब क्या है? चारों साइड्स का सम। और रोम्बस में चारों साइड बराबर होती हैं। देखो, अगर ये रोम्बस है तो हमारी ये चारों साइड बराबर होती हैं। अगर चारों साइड बराबर है, ये चारों साइड बराबर हैं, तो मैं कहूंगा 4 इंटू साइड जो है वो पेरीमीटर है, जो कि 400 के बराबर है। तो साइड की जो वैल्यू आती है आपके लिए यहां से, वो आ जाती है 100। ठीक है, तो ये 100 मिल गया, ठीक है, ये 100 मिल गया। अब आगे सुनो, अब आगे सुनो, अब ये क्या कह रहा है कि अगले पार्ट में एक डायगोनल अगर 160 है, तो मान लो भाई ये 160 है हमारे पास, तो ये मेरे पास 160 है। अब इसकी प्रॉपर्टी एक और सुन लो, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। और सुनो, 90 डिग्री पर करते हैं तो 90 भी आएगा, ठीक है। अब अगर ये पूरी लेंथ, मैं इसको फिर से हाईलाइट कर देता हूं, अगर ये पूरी लेंथ 160 है, तो आधी कितनी बच गई? 80। तो ये साइड निकालने के लिए पाइथागोरस लगाओ, ये आएगा 60। ठीक है, तो क्या हुआ? एक ट्राइंगल मिल गया, एक ट्राइंगल मिल गया जिसमें ये 160 था, सॉरी 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 160 नहीं, ये 100 था, ये मुझे 80 मिला, मैंने पाइथागोरस लगा के निकाला तो ये 60 हो गया। मुझे कैसे पता? ये ट्रिपलेट है, ठीक है, 6 8 और 10 क्या है? ट्रिपलेट होते हैं। तो अगर 10 और 8 आ रहा है पाइथागोरस के थ्रू, तो अगली साइड 60 आएगी, फिर 6 ही निकलेगी। चलो, ठीक है, 6 ही निकलेगी, तो 6 का 60 हमने ले लिया। अभी क्या पूछ रहा है? ये निकाल पूछ रहा है कि एरिया निकालो। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हो, हाफ d1 इंटू d2। ये वन ऑफ द वे है। अब इस क्वेश्चन में बस बहुत तरीके हैं एरिया निकालने के, ठीक है, ये वन ऑफ द वे है, अगर आपको ध्यान रहे तो। हाफ इंटू d1, भाई d1 हमें दिया था पहले से ही, कितना? 160। वन ऑफ द डायगोनल इज 160। दूसरा डायगोनल अगर ये 60 आ गया, अगर ये 60 आ गया, तो पूरा कितना हो गया? 120।
ठीक है, पूरा कितना 120 काट दो 60, तो एरिया कितना है 0 0, इसका 6 3 हासिल 96, ये रहा। या फिर आप एक काम और कर सकते थे, या फिर आप एक काम और कर सकते थे, क्या कर सकते थे? अब ये ट्रायंगल है, मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ कैसे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट में निकाल सकता हूँ, इसे काट दो, ये आ गया कितना 40, तो 0 0 24। अब ये एक का एरिया है, हमें 4 का निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर आएगा, यही वाला। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, बस यही था आज का आखिरी सवाल। ठीक है, शायद आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन। ठीक है, क्वेश्चन हमने लिए थे, काफी वैरायटी थी, और अब नई क्लास में मिलते हैं। ठीक है, वहां भी आपको ऐसे वैरायटी क्वेश्चन मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।